स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? 3 दिन आपने आराम कर लिया? अच्छा लगता है ना रेस्ट करके? पढ़ाई नहीं करते हैं तब। चलो आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं और आपका टेस्ट है। कल आपका टेस्ट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी टेस्ट में शामिल हुए। आपको 6 बजे क्लास में आना है। कितने बजे? 6 बजे, जिस टाइम पर 12th क्लास की क्लासेस चलती है। आप ये ना सोचें कि 12th की क्लास चलती है इसलिए हम क्लास में नहीं आए। आपका 6 बजे से आपका टेस्ट है। आपको पूरी क्लास के अंदर रहना है, वही आपको टेस्ट देना है। ठीक है, आप क्लास को लीव नहीं करेंगे, क्लास के अंदर ही रहेंगे। आप अपना क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लिखेंगे और फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, बाल मुकुंद गुप्त। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक का। हम कितने पाठ पढ़ चुके हैं? पहला हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद, दूसरा हमने पढ़ लिया कौन सा? मियां नसीरुद्दीन। तीसरा हमने पढ़ा, कल कौन सा पाठ पढ़ा था हमने, मतलब 3 दिन पहले बच्चों, 3 दिन पहले हमने पाठ पढ़ा था सत्यजीत राय। ठीक है, अपू के साथ 2.5 साल। और आज हम अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण। ओके स्टूडेंट्स, जैसा नाम आप देख पा रहे हो, विदाई संभाषण, किसकी विदाई हो रही है भाई? अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। ओके, जीवन परिचय हम देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में उर्दू भाषा में हुई। इन्होंने बाद में हिंदी सीखी और इन्होंने मिडिल कक्षा तक की पढ़ाई की, परंतु स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद के अध्ययन से। ठीक है, और खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। ध्यान से देखिए, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे, जो हमारे आधुनिक काल के लेखक हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया काव्य लेखन में। उन्होंने कई अखबारों का संपादन किया और उर्दू के 2 पत्रों अखबार ए चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया। बाद में हिंदी के समाचार पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन किया। इनका देहावसान बहुत कम आयु में 1907 ईस्वी में हो गया। ठीक है, यानी बहुत कम आयु में 1907 में, देखिए 1865 में जब इनका जन्म हुआ है और 1907 में इनका देहावसान हो गया, तो बताइए, माइनस करके बताइए कि इनकी एज कितनी है, बता सकते हैं? 43 साल, 43 ईयर। ठीक है, चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं हम। शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ना, विदाई संभाषण, ये इसी में से लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट रचनाएं। अब हम देखते हैं साहित्यिक परिचय। गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में है। अब बताइए ये भारतेंदु युग कौन सा था और द्विवेदी युग कब से प्रारंभ हुआ था? कौन बताएगा? जब मैंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करवाया था तब आपको बताया था द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग माना जाता है और उससे पहले का युग भारतेंदु युग है। और इन दोनों युग के जो बीच की कड़ी है वो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ये राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। यहाँ पर क्या होगा? रेर छूट गया है बच्चों, निर्भीकता होगा। ठीक है, निर्भीकता। इनकी रचनाओं में व्यंग्य विनोद का पुट दिखाई पड़ता है। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर, देखिए जो अनिस्थिरता शब्द है, ठीक है, स्थिरता का मतलब आप जानते हैं, और उसमें अन उपसर्ग जुड़ गया है। शब्द की शुद्धता को लेकर इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से क्या की? लंबी बहस। द्विवेदी है ये, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे टाइपिंग में, लंबी बहस की। चलें आगे की ओर। देखिए पाठ का सारांश, आपको पाठ का नाम विदाई संभाषण क्यों पढ़ा है? ठीक है ना, पाठ का नाम विदाई संभाषण इसलिए पढ़ा है कि आपने लॉर्ड कर्जन का नाम सुना होगा, जो भारत के क्या थे? वाइसराय या गवर्नर जनरल। भारत के वाइसराय
कर्जन, लॉर्ड कर्जन का नाम सुना ना, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, तो उनका नाम भला कैसे भूला जा सकता है। भारत के इतिहास में काले अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में नाम उनका अंकित है। कर्जन को कभी नहीं भूला जा सकता है। 1905 का बंगाल विभाजन और जो मार नरसंहार उस समय हुआ, उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। यदि कर्जन जैसा आतताई वायसराय नहीं होता तो आज बंगाल जो एक अलग देश बना हुआ है वो आज हमारे भारत का हिस्सा होता, लेकिन उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो उस लॉर्ड कर्जन की विदाई को लेकर संभाषण वार्तालाप जो है वही विदाई संभाषण पाठ के नाम से जाना गया है। संभाषण का मतलब तो जानते हैं ना आप, संभाषण करना, संवाद करना। तो लॉर्ड कर्जन से संवाद किया है ये किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। क्या बनकर? भारत की जनता बनकर। भारत की जो जितने करोड़ जनसंख्या थी उस समय की, वो जनता का प्रतिनिधित्व बाल मुकुंद गुप्त ने किया है और लॉर्ड कर्जन से संवाद किया है। वो सब इस पाठ में मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया गया है कि देश की जनता को उस समय कैसा लगा था। तो पूरे पाठ का सारांश है, इसको ध्यान पूर्वक समझिए। बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। व्यंजना शब्द शक्ति होती है ना, व्यंग्यात्मक शैली में बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के साथ भारतीय जनता के जो विचार है उनको अभिव्यक्त किया है कि जनता को कैसा लगा, वह लॉर्ड कर्जन के बारे में कैसा सोचती है। ठीक है, देखिए विदाई संभाषण पाठ। वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, भारत के 2 बार वायसराय रहा था लॉर्ड कर्जन, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। भारतीयों की क्या स्थिति थी वह बात इसमें पता चलती है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे, यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। किसका? शिव शंभू के चिट्ठे, अभी मैंने बताया था इनकी रचना, उसका एक अंश है। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए, नए नए आयोग बने, किंतु उन सब का उद्देश्य भारत में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था, यानी अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था। ये सब दिखावा था, ये ऐसे काम करना। ठीक है, इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की है। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा। मतलब इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, कि जो प्रेस है वह अपने विचार, अब बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई कुछ छाप नहीं सके। तो ये उनकी निरंकुशता का ही प्रतीक था। लेकिन जिस लॉर्ड कर्जन ने भारत के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन किए, भारत का बादशाह आपके मन का मालिक बनकर बैठ गया, उसकी परिणति किसमें होती है, उसका अंत किसमें होता है, वो यहाँ पर बताया है कि उनकी जो अपनी काउंसिल होती है उसमें एक अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाना चाहते थे, जो भी नियुक्त नहीं होता और उन्हें हर जगह उनकी बेइज्जती होती है, अपमान होती। इतना अपमान एक व्यक्ति का जिसने भारत पर इस प्रकार से शासन किया, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कि एक सदस्य तक उनकी सरकार ने उनके कहने पर नियुक्त नहीं किया। जिस कर्जन ने भारत पर इतना अत्याचार किया तो उसके साथ ऐसा ही होना था। ठीक है, शुभ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। और उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। चले आगे की ओर, पूरा सारांश देखिए, लेखक ने भारतीयों की बेबसी, ध्यान से देखना, भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन से की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। कि जिस प्रकार बंगाल का विभाजन किया, जब लॉर्ड कर्जन ने भारत पर शासन किया, भारत के लोगों को परेशान किया, उनकी मन की भावनाओं के विपरीत कार्य किया, उनका शोषण किया, तब भारत कितने बेबस था, भारत का हर एक व्यक्ति कितना दुखी था, कितना लाचार था। ये लाचारी लॉर्ड कर्जन को शायद उस समय अनुभव होती है जब उसकी इच्छा के अनुसार काउंसिल में एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता है, उसको इतना अपमान और दुख का अनुभव होता है कि उसे अपने पद पर उसे वो इस्तीफा दे देता है। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि वो कर्जन कैसे भूल गया उस समय, जब भारत की इतने करोड़ जनसंख्या ने, जब भारत की 35 करोड़ जनसंख्या ने उस समय गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर लॉर्ड कर्जन से कहा कि आप हमारे देश का विभाजन मत कीजिए, लेकिन उसने एक व्यक्ति की नहीं सुनी। और आज जब उसके कहने से एक व्यक्ति काउंसिल में नियुक्त नहीं हुआ,
तो वह बेबस लाचार होकर उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा था। तो वह कहता है शिव शंभू के चिट्ठे में, जो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, कि भारतीय भी इतने ही बेबस थे, इतने ही लाचार थे, इतने ही दुखी थे, जब उनकी बात नहीं मानी गई। इसलिए लॉर्ड कर्जन की लाचारी के साथ इसको जोड़ दिया है कि आज जैसे तुम लाचार हो, उसी तरह कभी भारत की जनता लाचार थी। साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप, यानी जो शासन का अत्याचारी स्वरूप होता है, एक न देख एक दिन उसका अंत अवश्य होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ठीक है, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी कि प्रेस जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ, अंग्रेज सरकार से बिना पूछे कुछ भी नहीं छाप सकते। तो कुछ भी नहीं छाप सकते का मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकती। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन यानी हंसी मजाक, हास्य व्यंग्य को ध्यान में रखकर संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ एक साहसिक गद्य का नमूना है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, इसको ध्यान से समझना है, एक भी लाइन छोड़ दोगे तो समझ नहीं आएगा। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि, लेखक ने कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके कहता है कि आखिर 1905 में आपके शासन का अंत हो गया, नहीं तो आप स्थायी वायसराय बन जाना चाहते थे। मतलब आपका मन कर रहा था कि आप भारत से कभी जाएं ही ना। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। मतलब कभी देशवासी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि, अब देखिए कितना बड़ा कमेंट्स, मतलब व्यंग्य कर रहे हैं कवि, लेखक जो है वह लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि देशवासियों को, कि आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपको इतनी जल्दी भारत छोड़ने पड़ जाएगा, और हमारे देशवासियों को भी नहीं पता था कि आप तो छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा। इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है, मतलब ये ईश्वर की इच्छा थी कि आप यहाँ से चले जाएं। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, यानी 1904 तक वो पहली बार वाइसराय थे, आपने देखा ना अभी पिछली स्लाइड में। और जब वह 1905 में दूसरी बार आए 4 से 5, तो भारतवासी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। वे आपके जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़ने का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है और करुणा पैदा करने वाला था। बड़ा ध्यान से देखिए, इस प्रश्न के अंदर बहुत बड़ा कटाक्ष है। परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। ठीक है, कि जिस लॉर्ड कर्जन ने भारत पर अत्याचार किया, जो भारतीयों की भावनाओं को कुचला, दबाया, आज उसके जाने से भी भारतीय दुखी हैं। ऐसा कैसे? तो इससे वो एक उदाहरण के माध्यम से दिखाते हैं कि बिछड़ने का समय पवित्र, निर्मल और कोमल होता है, करुणा पैदा करने वाला होता है। देखिए, एक उदाहरण उन्होंने दिया है, भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय में उदास हो जाते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थी, ये शिव शंभू के चिट्ठे में लिखा है। एक बलशाली गाय कमजोर को टक्कर मारती थी। तो यहाँ बलशाली गाय किसको कहा बच्चों? लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को ताकतवर गाय कहा है, और जो भारत की कमजोर जनता है उसको कमजोर गाय कहा है। लेकिन वह जो शक्तिशाली गाय थी, वह दोनों गायें एक साथ बनती थी इसमें, और वह शक्तिशाली गाय कमजोर गाय को चारा नहीं खाने देती, उसे बार बार मारती रहती थी, वो बेचारी दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन बलशाली गाय को उसका मालिक पुरोहित को दान में दे देता है, और वह ताकतवर गाय चली जाती है जो कमजोर गाय को मारती है। उसको तो खुश होना चाहिए ना, अब उसको मारने वाला कोई नहीं है। परंतु परंतु अपनी प्रतिद्वंदी के चले जाने पर भी वह कमजोर गाय खुश नहीं होती है, उसने चारा नहीं खाया। यहाँ पशु ऐसे हैं तो मानव की दशा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये बात बड़ी भारत की संस्कृति को, भारतीय सभ्यता संस्कृति यहाँ के संस्कारों को प्रकट करने के लिए कवि ने कहा है कि भारतीय एक दूसरों के साथ भी वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, इतना आत्मीयता का रिश्ता रखते हैं कि यदि उनका शत्रु भी एक बार जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि भारतीयों ने कितने दिल से, कितनी गहराई से तुमको यहाँ पर अपनाया, और तुमने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया। लॉर्ड कर्जन को ये बताना चाहते हैं। उस गाय ने चारा नहीं कहा। आप देखना, जीव जंतु एक साथ रहते हैं, भले वो लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खुलते ही दूसरे को मारने लग जाते हैं, लेकिन जब किसी एक को हम बेचते हैं ना, तो बाकी के सब उस दिन चिल्लाने लग जाते हैं कि उससे उसको दूर क्यों किया जा रहा है। तो ये प्रेम और अपनापन होता है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति और उसके संस्कारों को लेखक यहाँ पर प्रकट करना चाहता है। चले आगे। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा हुआ था। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया, सुखांत, खुद के सुख के लिए। ठीक है,
उसका अंत दुख में हुआ। वो कह रहे हैं कि भारत में बहुत सारे शासक आए और चले गए, भारत का शासनकाल जो है ऐसा ही रहा है, लेकिन आपका शासनकाल दुख से भरा हुआ है। यानी उसने भारत की जनता पर बहुत अत्याचार किया। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता। यहाँ लीलामय किसको कहा है? ईश्वर को कहा है कि वास्तव में वो जो लीला खेलता है, उसकी लीला, उसके खेल का किसी को पता नहीं चलता है। दूसरी बार आपके आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी, मतलब लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बनकर आया तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसे कार्य करके जाऊंगा कि मेरे आने के बाद कोई भी वायसराय ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसे कार्य नहीं कर, ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन लॉर्ड कर्जन को भी नहीं पता था कि वो ऐसी खाई खोद के जाएगा, ऐसे बीज बो के जाएगा कि उसके आने वाले कितने ही वायसराय को उसको सही करने में लग जाएंगे। ठीक है, उल्टा हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस था ना उसको, इसलिए जिससे आगे के शासकों को परेशानी नहीं हो, परंतु सब कुछ उलट हो गया। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी, खुद भी तो खुश ना रह सके और दूसरों को भी खुश नहीं रहने दिया। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ेगा, आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी दुखी किया, क्योंकि उसने काम ही इसी प्रकार के किए। चले आगे। लेखक कहता है कि आपका स्थान सबसे ऊंचा था, मतलब भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तो सारी सत्ता उसी के हाथ में थी। आज आपकी दशा बहुत खराब है। आज कब है? जब वो इस्तीफा दे रहा है, उसका अंतिम दिन है भारत में। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। दिल्ली दरबार, भारत की राजधानी दिल्ली, जिस जहां से पूरे भारत की सत्ता संचालित होती थी, वहां पर सबसे ऊंचा स्थान तो देखो इस दुनिया में किसका होता है? ईश्वर का होता है। उसके बाद एडवर्ड जो ब्रिटेन के सम्राट थे उस समय, एडवर्ड के बाद में यदि किसी का सबसे ऊंचा स्थान था भारत में तो वो किसका था? वायसराय का। क्योंकि एडवर्ड का प्रतिनिधि कौन था यहाँ पर? लॉर्ड कर्जन। आपकी कुर्सी सोने की थी, मतलब सोने की, चांदी की, इसे वो ये बताना चाहते हैं, जो बता रहे हैं कि आप कितनी ऐशो आराम और वैभव की जिंदगी जी रहे थे। सारी सत्ता भारत की, पूरा पावर आपके हाथ में था, सोना चांदी सब कुछ आपके पीछे इस प्रकार से बिखरा हुआ पड़ा था, लेकिन आपको उससे भी चैन नहीं मिला। आपकी कुर्सी सोने की थी, जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा था। मतलब कोई भी जुलूस निकलता है भारत में तो राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता है, तो वायसराय का हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा, यानी सबसे बड़ा, ज्यादा पावर उसी के पास था। परंतु जंगी लाट के मुकाबले आपको नीचा देखना पड़ा, लेकिन आज आपको नीचा देखना पड़ा। ठीक है। लाट जो होती है ना, वो मूर्ति को कहते हैं। आप देखना, आपके 10th क्लास सीबीएसई में एक चैप्टर था जॉर्ज पंचम की नाक, और अभी भी हो सकता है दूसरी पुस्तक में, उस पर लाट की नाक लगाने को लेकर बड़े व्यंग्य और कटाक्ष किए गए हैं। लाट का मतलब आप देखना, आज भी भारत में कई जगह अंग्रेजों, जो अंग्रेज है ना, अधिकारी वगैरह, उनकी मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, जैसे हमारे विवेकानंद की मिलती है इसी प्रकार से। लेकिन उनको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर, मतलब उनकी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। किसका? लॉर्ड कर्जन का। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। अब क्या किया देखना इन्होंने, लॉर्ड कर्जन को नीचा क्यों देखना पड़ा, उसकी बेइज्जती, उसका अपमान क्यों हुआ, वो देखिए। कौंसिल में, जो अंग्रेजों की ओर से कौंसिल बनाई गई थी, उसमें गैर कानूनी कानून पास किया जो कानूनी नहीं था। कन्वोकेशन में अनुचित भाषण भी अनुचित दिया और अपनी धीरता, अपने धैर्य का दिवाला निकाल दिया, अपनी बेइज्जती करवाई। आपके इस्तीफे की धमकी को, जब इनके अनुसार ये उस काउंसिल में एक अंग्रेज अधिकारी को गैर कानूनी तरीके से एक व्यक्ति को नियुक्त करवाना चाहते थे, अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया, तो इन्होंने धमकी दी कि नहीं, मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा यदि आप नहीं किया। इन्होंने क्या सोचा, भारत में आके मैं दोबारा वाइसराय बन गया तो मैं खुदा बन गया कहीं का। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, कि मैं अब तो भगवान हूँ भारत का, मैं जैसे चाहूंगी अंग्रेज सरकार मेरे अनुसार चलेगी, मैं जैसे कहूंगा मेरे इशारे पर नाचेगी। तो भाई ये भारत की भोली वाली जनता इनके इशारे पर नाच सकती है, इनकी अपनी अंग्रेज सरकार नहीं। भोली वाली जनता को कठपुतली की तरह नचा रहे थे, तो इन्होंने सोचा मैं तो दोबारा क्या आ गया, पता नहीं क्या बन गया। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था, ये कहा था कि मैं तो जादू करके यहाँ तक पहुंचा। तो मैं बात कर रही हूँ श्रीमान अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में जब जंग छिड़ी हुई थी, तो मैंने उनके न्यूज चैनल में एक अंश देखा था, उनसे कहा गया कि आप किसने तीसरी बार मुख्यमंत्री बने ना, अशोक गहलोत। तो कहा हाँ मैं जादूगर हूँ, मैं जादू करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब अशोक गहलोत को जादू करना आता है, वह जनता के मतों से नहीं, जादू से जीते हैं। ये है आज के समय में भी हमारे जो, जिनके देश में हमारे राज्य की सत्ता है, जिनके हाथों में हमारे राज्य की सत्ता है, वो कहते हैं कि वो जादू करके यहाँ तक पहुंचे। मतलब आपने और हमने कुछ नहीं किया, हमारे राज्य की जनता ने कुछ नहीं किया, वो तो ऐसे ही बेवकूफ और पागल है जो उनको जिता दिया है ना। जादू करके कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? तो ऐसे ही लॉर्ड कर्जन ने भी सोचा कि वह जादू करके पूरे जो भारत है उसका जादूगर बन गया है, वह जो चाहे कर सकता है, किसी को भी नचा सकता है,
लेकिन जो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है, घड़ा जब भरता है तो छलकने लग जाता है, तो उसके पापों का घड़ा भी भर गया। इतने करोड़ लोगों ने उनको बददुआएं जो दी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ठीक है, बददुआएं बड़ी तेज होती है, और स्पेशली जो सच्ची बददुआ होती है, भारत की जनता को कितना परेशान किया उसने। तो जब उनकी इच्छा के अनुसार काउंसिल में सदस्य नियुक्त नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, धमकी दी और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया अंग्रेज सरकार ने कि आप खुशी से इस्तीफा दे दें भले। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर भारत के सभी नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। ठीक है, कि जो ये राजा महाराजा अफसर थे भारत के जो लोग थे, वो आपके इशारों पर चलते थे, जिन्होंने भारत की शिक्षा और स्वाधीनता को ही समाप्त कर दिया, गुलाम बना दिया। आपने देश में बंगाल का विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सकते और आपको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए इस पंक्ति को, कितनी बड़ी विडंबना है कि लार्ड कर्जन शिव शंभू ये कहना चाहते हैं पूरे भारत की जनता की ओर से कि लार्ड कर्जन तुमने इस भारत का विभाजन कर दिया, मतलब आरा चला दिया तुमने यहाँ की धरती के ऊपर। एक घर का बंटवारा होता है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन लार्ड कर्जन ने तो इतना बड़ा कदम उठाया था कि उसने भारत देश का बंटवारा कर दिया था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान को अलग होने में इतना खून पसीना बहाया था, लाशों के ढेर लग गए थे यहाँ पर। कितनी बड़ी सांप्रदायिकता की आग झुलस उठी थी, जिसमें लाखों लोग जलकर राख हो गए थे। लेकिन लार्ड कर्जन तो इतना आतताई शासक था, इतना क्रूर और अत्याचारी था कि उसने 1905 में ही बंगाल को भारत से अलग कर दिया था। भारत की इच्छा के विपरीत उसने ऐसा आरा चलाया कि हमेशा हमेशा के लिए एक देश के दो टुकड़े कर दिए, और उसी का परिणाम फिर पाकिस्तान के रूप में निकला। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों दो तरफ है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ये बंगाल का विभाजन हो गया, इसलिए उधर पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया। तो उसके बीज तो लॉर्ड कर्जन ने ही बो दिए थे। लेकिन जिसने भारत के ऊपर एक आरा चलाया, इतने बड़े देश का विभाजन कर दिया बिना किसी से पूछे, बिना किसी की इच्छा के, बिना किसी की भावनाओं के, इतना बड़ा कदम उठाया, उसकी मर्जी से अंग्रेज सरकार ने एक फौजी को भी नियुक्त नहीं किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं श्री शंभू, भारत की जनता की ओर से बाल मुकुंद गुप्त, कि जिस अंग्रेज सरकार की थाली में तुमने खाया, जिसके नमक का कर्ज चुकाने के लिए तुमने, जिस अंग्रेज सरकार के लिए जिसको तुम अपना समझते हो, उसके लिए तुमने भारत की 35 करोड़ जनसंख्या, उस समय की बात कर रही हूँ बच्चों, मैं आज की नहीं कर रही हूँ, आज तो 135 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, ये पाठ लिखा गया उस समय की बात है कि आपने भारत की उस समय की 35 करोड़ जनसंख्या की आवाज को अनसुना करके उनके देश का विभाजन कर दिया बिना एक पल सोचे समझे। और तुम्हारी इच्छा से जिस अंग्रेज सरकार के लिए तुमने इतना बड़ा कार्य किया, इतने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उनको कुचला, तुम्हारी इच्छा से एक अंग्रेज अफसर, एक फौजी भी नियुक्त नहीं हुआ। इतनी बेइज्जती किसी की, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। तो इन शब्दों से एक बहुत गहरा आक्षेप, एक व्यंग्य बाल मुकुंद गुप्त ने लाड़ कर्जन पर किया, और वाकई में बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिसने अंग्रेज सरकार से वफादारी निभाने के लिए भारत का विभाजन कर दिया, उसकी इच्छा से एक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया अंग्रेज सरकार ने, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, चले बच्चों आगे। लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। मनमाना, आप ऊंचे चढ़कर गिरे, ऊंचे ही तो चढ़कर गिरे, कहाँ भारत के सर्वोसर्वा, कहाँ एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी रहता है। आप इतने ऊपर से गिर गए, आप पड़े रहो उसी बेइज्जती और शर्म के अंदर, इससे अच्छा। अब देखिए कितना कमेंट्स, कितना कटाक्ष बाल मुकुंद गुप्त लाड़ कर्जन पर कर रहे हैं कि एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई से गिरा, उसकी इतनी बेइज्जती पहले से हो चुकी है, आप उसकी और क्या कर रहे हैं, ऐसे करके इज्जत बढ़ा रहे हैं क्या। कि आपको शर्म आनी चाहिए कि अभी भी आप भारत में पड़े हुए हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है, वाकई में करने लगता है। इतनी बेइज्जती आपने कभी प्रजा के हित में नहीं सोची, आपने आंख बंद कर हुक्म चलाए, किसी की नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे। देखो ये केसर और जार रोमन तानाशाहों के नाम है ये। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप हिस्ट्री में देखना। केसर और जार रोमन तानाशाह हैं, जिन्होंने वहां की जनता के ऊपर अत्याचार किए। बहुत ही अत्याचारी क्रूर शासकों में इनका नाम गिना जाता है। इनके लिए क्रांति हुई थी बार में, रूसी क्रांति का नाम सुना है ना आपने। लेकिन वो कह रहे हैं कि घेरने घोटने से, यानी इनके पीछे पड़े रहने से इन्होंने प्रजा की बात सुनी, लेकिन आपने तो वो भी नहीं सुनी। मतलब तुम तो केसर और जार से भी क्रूर और अत्याचारी शासक हो। आपने कभी प्रजा को अपने समीप नहीं आने दिया।
नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था। नादिर शाह बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर कत्लेआम करवाया था। मतलब जो सामने आए उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो। लेकिन आसिफ जाह ने जब तलवार गले में डालकर प्रार्थना की तो उसने कत्लेआम रोक दिया था। मतलब नादिर शाह जैसे जिनका नाम सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में लिया जाता है, जो नरसंहार करने पर तुल गया था, जनता को मरवा रहा था, आसिफ जाह के कहने पर उसने कत्लेआम रोक दिया। लेकिन तुमने तो 35 करोड़ लोगों की प्रार्थना पर, उनके अनुनय विनय पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। परंतु आपने 8 करोड़ बता रहे हैं, ठीक है, 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर बंग भंग रद्द करने का फैसला। 8 करोड़ जनता, जो उस समय हो सकता है उधर का जो एरिया बंगाल विभाजन के अंतर्गत आता है उसकी जनसंख्या रही होगी इतनी, ठीक है, उस समय आपने 8 करोड़ जनसंख्या जो बंगाल विभाजन का फैसला रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन आपने नहीं रोका। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु बंग भंग करके अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे में प्रजा कहाँ अपना दुख जताए, ठीक है। यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। परिणाम की मतलब परिणाम का यह है कि फल, फल हमारे यहाँ गीता में क्या कहा गया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो वो कहना चाहते हैं लेखक कि भारत की जनता परिणाम या फल का अधिक ध्यान रखती है, कि आज भले हमको कष्ट और तकलीफ है, लेकिन यदि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं तो उसका फल सदैव अच्छा होगा। इसलिए भारत की जनता परिणाम पर अधिक ध्यान देती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। उन्होंने भगवान पर विश्वास किया, वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति नहीं जीत सकते। मतलब देखिए कि पराधीनता, गुलामी का कष्ट झेलकर भी उनका भगवान पर विश्वास है कि एक दिन भगवान अच्छा करेगा। ऐसी भोली मासूम प्यारी सी जनता की श्रद्धा और भक्ति आप नहीं जीत सके। मतलब लाड़ करजन, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि भारत की जनता तुमसे प्रेम करे, ठीक है, भारत की जनता तुम्हारे प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करे। अब एक छोटी सी एक इन्होंने घटना बताई है जिसके माध्यम से लाड़ करजन को कुछ समझाना चाहे। करजन अनपढ़ प्रजा एक आध बार लेते हैं, करजन अनपढ़ प्रजा का नाम एक आध बार लेते हैं, यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। मतलब वो कहते हैं कि भारत की शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की जनता है। जो भारत की अशिक्षित जनता, वो एक कहानी सुनाया करती है कि एक नर सुल्तान नाम का राजकुमार, संकट में नरवरगढ़ नामक कोई स्थान था जहां पर उसको शरण प्राप्त हुई थी। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक काम किया। चौकीदारी की नौकरी भी उनको करनी पड़ी और ऊंचे पद पे भी काम किया क्योंकि राजकुमार था। जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया कि वह यहाँ की जनता भूमि का एहसान नहीं चुका सकता। अगर उसकी सेवा में कोई भूल न हुई हो तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाजत दे। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखों को नहीं देख सकते। मतलब ये कहते हैं कि नरवरगढ़ नामक स्थान पर एक बार एक राजकुमार ने, नर सुल्तान ने शरण प्राप्त की थी। तो उसको वहां पर शरण मिली, इतना प्रेम, इतना ममत्व, इतना वात्सल्य मिला कि जब वो उस जगह को छोड़कर जाना चाह रहा था तो उसका मन नहीं कर रहा था, जबकि वह विदेशी था उस जगह के लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि यदि मुझसे कोई गलती ना हुई हो तो मुझे प्रसन्न होकर जाने की इजाजत है। इतना प्रेम भारत की जनता दूसरे से भी करती है, विदेशी से भी करती है, अपने अतिथियों से करती है, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि भारत की जनता तुमसे प्रेम करे। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम इतने 5 साल तक तुम भारत में रहे, लेकिन तुम भारत की जनता का दिल नहीं जीत सके। आप इस देश के पढ़े लिखों को देख नहीं सकते कि आपने किसी को अनपढ़, शिक्षित, अशिक्षित किसी को भी अच्छे से नहीं जाना। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे। लेखक कर्जन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता है। उसकी विदाई हुई थी राजकुमार की, ठीक वैसे ही लार्ड कर्जन की विदाई हो रही है, जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव व धूर्तता का उल्लेख करें। भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि तू फिर से उठे। ये किसने कहा था? ये उस राजकुमार ने कहा था भारत के लिए जाते समय, उस नरवरगढ़ के लिए, कि तू फिर से उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है। मतलब बाल मुकुंद ये गुप्त कहना चाहते हैं कि माना लार्ड कर्जन तुमने बहुत गलतियां की है, तुमने एक भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म होती, तुम्हारे अंदर जरा भी
आत्मसम्मान स्वाभिमान होता तो तू जाते जाते समय, मतलब तुम्हारी विदाई हो रही है, भारत की जनता से संभाषण कर। विदाई के समय संभाषण, वह चुपचाप चले गए लॉर्ड कर्जन, तो उनके बारे में कहना चाह रहे हैं कि यदि तू भारत से जाते समय तुमने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन फिर भी तुम जाते हुए ये कह देते भारत की जनता से एक बार कि मुझसे जैसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन मैं फिर भी आशीर्वाद देता हूँ कि हे भारत, भारत की जनता, तू फिर से उठे, अपने उसी प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त करे कि मेरे बाद आने वाले, कि मैं करजन आज मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद आने वाले वायसराय तेरे गौरव को समझ सके और ऐसी गलती कोई ना करे। आप यदि ये बात भी कह देते ना देश से जाते हुए, इतने पाप करने के बाद भी, तो जनता आपके कार्यों को भूल जाती, आपको माफ कर देती। भारत की जनता इतनी महान है। तो यहाँ पर भी उन्होंने भारत की संस्कृति की महानता को उजागर किया है कि भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि इतने पाप करने के बाद भी एक व्यक्ति को माफ कर सकती है, उसे भुला सकती है, लेकिन इतनी उदारता आप में का। लेकिन लॉर्ड कर्जन, इतनी उदारता तुझ में नहीं है कि तू इतने पाप करने के बाद भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। आप ध्यानपूर्वक इनको देखिए। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेकर क्या कहना चाहता है? तो देखिए, अब मैंने आपको अभी पाठ परिचय बताया तो बताया था कि भारत में मनुष्य ही नहीं, पशुओं के साथ रहने वालों से भी लगाव हो जाता है। वे व्यक्ति के बिछोड़ने पर दुखी होते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचता है। यहाँ भावना प्रमुख होती है। क्या होती है? भारत के अंदर भावना प्रमुख होती है। हमारे देश में पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा गया है। बिछड़ते समय वेर भाव को बुला दिया जाता है। विदाई का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। लाड़ कर्जन जैसे क्रूर आतताई के लिए भी भारत की निरीह जनता सहानुभूति रखती है। अभी लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि ये कर्जन तू जाते समय भी यदि ये कह देता भारत से, तो भारत की जनता तुम्हें माफ कर देती, लेकिन लाड़ कर्जन से ये भी ना हो सका। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे की ओर। आ गया समझ में? दो गायों की कहानी, मैंने कहा था ना किसको माना है? शक्तिशाली गाय लॉर्ड कर्जन है और कमजोर गाय भारत की जनता है। जिस प्रकार कमजोर गाय शक्तिशाली गाय के जाने पर दुखी होती है, ठीक है, तो भारत की संस्कृति को उजागर किया कि भारतीय संस्कृति में इतनी प्रेम करुणा वात्सल्य ममत्व भाईचारे का भाव है कि यदि एक बार लार्ड कर्जन अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग लेता तो भारत की जनता उसे माफ कर देती। ठीक है, देखिए, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये क्या है बेटा? आपने है, आईने नहीं है। ठीक है, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर है? मैंने बता दिया, बंगाल विभाजन की ओर। लेखक ने यहाँ बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थायी करने के लिए, मतलब सदैव भारत में अंग्रेज बने रहे, इसके लिए उसने इतना काम किया। भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को कुचल दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन की जो चाल है वो जनता समझ गई, ये कर्जन है, और इस योजना का विरोध किया। परंतु कर्जन ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? कर्जन ने बंगाल के विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था। मतलब राष्ट्रवादी ताकत, मतलब पूरा राष्ट्र मिलकर एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ ना खड़ा हो जाए, इसलिए उसने क्या कर दिया? फूट डाल दी और बंटवारा कर दिया। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। बंगाल विभाजन से वो ये करना चाहता था, सांप्रदायिक फूट डालना चाहता था, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हुआ। उससे देश में रोष व्याप्त हो गया और पूरी देश एक साथ खड़ा हो गया बंगाल विभाजन करने पर। एक साथ एकजुट होकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलने लग गई। ठीक है, जड़ें हिलने लग गए। लॉर्ड कर्जन की बहुत बदनामी हुई, उससे ब्रिटिश सरकार को जवाब देना भी मुश्किल पड़ गया। कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को नियुक्त करवाना चाहता था, लेकिन उसकी सिफारिश को नहीं माना। शुभ होकर उसने इस्तीफा देने की धमकी दी और उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये 2 प्रमुख कारण थे लॉर्ड कर्जन के इस्तीफा देने के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है? कितने ऊंचे होकर आप कितने गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि कर्जन की भारत में शान थी। दिल्ली दरबार में उसका वैभव चरम सीमा पर था। ये हम बता चुके हैं ना आपको, ये सब आपको बताया जा चुका है पहले। उसका हाथी सबसे ऊंचा, सबसे आगे रहता था। सम्राट के भाई का स्थान भी इनसे नीचा था। इसके इशारे पर प्रशासन, राजा, धनी नाचते थे। संकेत पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। अनेक निकम्मों को बड़े बड़े पद मिले। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद यदि किसी का स्थान था तो वो लॉर्ड कर्जन का। लेकिन इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया।
इसकी सिफारिश पर एक भी आदमी नहीं रखा गया। ये सब जिद के कारण लॉर्ड कर्जन ने अपना वैभव नष्ट कर लिया। कितने ऊंचे होकर कितने नीचे गिरे, इसका आशय इसको विस्तार से पूछा है। ठीक है, तो क्या शान थी। पहले लॉर्ड कर्जन वायसराय भारत का सर्वे सर्वा था, पूरे भारत की शासन सत्ता उसके हाथ में थी। लेकिन आज जब उसने इस्तीफा दे दिया तो वह कितने ऊपर से कितने नीचे के स्थान पर गिर गया, ये स्थिति लेखक ने यहाँ पर बताई है। ठीक है बच्चों, चले आगे। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तीसरी शक्ति किसको कहा गया है? ईश्वर को। लॉर्ड कर्जन स्वयं को निरंकुश और सर्वशक्ति संपन्न मान बैठा। मैंने कहा था लॉर्ड कर्जन ने समझ लिया कि वही सब कुछ है। वह भारतीयों का जादूगर है जो भारतीयों को अपने इशारों पर नचाएगा कठपुतली की तरह। भारतीय जनता उसकी मनमानी सह रही थी। अचानक गुस्साए लॉर्ड का इस्तीफा मंजूर हो गया। वह गुस्से गुस्से में उसने कह दिया और उसका इस्तीफा मंजूर हो गया। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन और भारतीय जनता के बीच एक तीसरी शक्ति अर्थात ब्रिटिश सरकार है, जिस पर न तो लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण है और न ही भारत के निवासियों का नियंत्रण है। इंग्लैंड की महारानी का शासन तो कर्जन की बात सुनता है और न कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। ध्यान से देखिए, इंग्लैंड की महारानी का शासन न तो कर्जन की बात सुनता है और न कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। उस पर निरंकुश का अंकुश भी नहीं चल सकता। निरंकुश का अंकुश, ठीक है। निरंकुश कौन? लॉर्ड कर्जन, जिसने भारत पर को अपना सब कुछ समझ लिया, भारत का सर्वेसर्वा बनकर भारत पर अत्याचार किए, शोषण किया। ठीक है। तीसरी शक्ति यहाँ पर मतलब वो ये, इसका मतलब ये भी निकलता है कि ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी के बिना हम कहते एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ईश्वर की मर्जी थी, इसलिए लॉर्ड कर्जन को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, जल्दी गुस्से गुस्से में इस्तीफा दे दिया और ब्रिटेन की महारानी ने उसको स्वीकार कर लिया। मतलब भारत की जो सत्ता थी वो इंग्लैंड से संचालित होती थी। ठीक है, तो एक भारत की जनता है, दूसरा लॉर्ड कर्जन है और तीसरा लॉर्ड कर्जन को यहाँ भेजने वाला हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, ब्रिटिश सत्ता जो ताज के अधीन, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के अनुसार चलती थी। तो ब्रिटेन की महारानी भले ही लॉर्ड कर्जन निरंकुश था, लेकिन वो किस पर अंकुश नहीं लगा सकता? इंग्लैंड के ताज पर, इंग्लैंड के क्राउन पर अंकुश नहीं लगा सकता। तो यहाँ तीसरी शक्ति उसे बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया। मैंने बताया था ना, शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? ये कल्पना की बात है, आप खुद भी आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में खरी खरी बात कहता है। शिव शंभू, इसका पर्यायवाची है शिव शंभू, भोले का। ठीक है, ये पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों का उजागर करता है। मतलब ये जो पूरी रचना है ना शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें एक पात्र है, वो शिव शंभू काल्पनिक पात्र है जो भांग का नशा करता है। भोलेनाथ को भी तो भांग पिलाई जाती है। भांग का नशा करता है और नशे में वह खरी खरी यानी सच्ची बात उगल देता है। नशे नशे में वह सच्ची बात उगलता है और ये पात्र अंग्रेजी की कुनीतियों को, बुरी नीतियों को उजागर करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया है। उस समय सरकारी कानून, मैंने कहा था ना, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उन्हें काल्पनिक कहानी बनानी पड़ी थी, अन्यथा वो कुछ भी छाप नहीं सकते थे। उस समय ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर लेने की हालत में नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक करना उनका उत्तरदायित्व था। इसलिए काल्पनिक पात्र के जरिए उन्होंने अपनी बातें कही है। आगे बात समझ में कि वो सीधा नाम नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सरकार क्या करती, पत्र बंद करवा देती, उनको जेल में डाल देती, वो साहित्य नहीं लिख सकते थे। लेकिन जनता को जागरूक करना भी एक लेखक का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस नाम का उपयोग करके भारतीय जनता तक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और अपने साहित्यकार धर्म का उत्तरदायित्व निभाया। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। जी हाँ, कर्जन के संदर्भ में बात सही लगती है। सही बात है, मैंने कहा था नादिर शाह एक क्रूर शाह राजा था। उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया, परंतु आसिफ जाह के कहने पर उसने कत्ल रोक दिया, तुरंत कत्लेआम रोक दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो 8 करोड़ लोगों का कत्ल किया है, उनकी भावनाओं का कत्ल किया है, उनकी भावनाओं का गला घोंट दिया। उन्हें गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहा कि आप ये मत कीजिए, लेकिन उन्होंने एक की भी नहीं सुनी और 8 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ उनका कत्ल करके बंगाल का विभाजन कर दिया। तो नादिर शाह से भी बड़ी जिद किसकी हुई? किसकी हुई? लॉर्ड कर्जन की। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और आप क्लास अटेंड करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, अच्छे से पढ़ाई करें और कल आपका टेस्ट है। ठीक है, संडे को सुबह 6 बजे
आप क्लास ज्वाइन करें, कॉपी पेन लेकर बैठे और आप अपना टेस्ट दें। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। और आप प्लीज़ इसको शेयर करें, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।